नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। एग्जिट पोल आ चुके हैं और हमने देखा लगभग हर सर्वे करने वाली एजेंसी ने या हम एग्जिट पोल करने वाली संस्थाओं ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत से ज्यादा नंबर दिए हैं। 50 से कम तो कोई दे ही नहीं रहा, यानी कि क्लीन स्वीप करेगी। जो राहुल गांधी कह रहे थे कि ये आंधी चल रही है कांग्रेस पार्टी की। प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं, संपादक है प्रणाम इंडिया के, और हम स्पेशली इनसे चर्चा करते हैं। इनकी जो जानकारी है बहुत महत्वपूर्ण रहती है, सटीक रहती है। अब सर राहुल गांधी पर आ जाते हैं। क्या राहुल गांधी ने लास्ट में पूरा चुनाव पलट दिया, वन साइडेड हो गया? बीजेपी जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रही थी कि टफ फाइट होगी और वो दोबारा से जो है सत्ता में आएगी, हैट्रिक लगा लेगी। देखिए, बीजेपी के नेता टफ फाइट की बात तो फाइट से पहले कर रहे थे, अदरवाइज खुद ही फाइट से बाहर हो जाते। लेकिन जुबान से बोलते हुए भी आचरण और व्यवहार में उस टफ फाइट को उन्होंने नकारा। उन्होंने एक तरह से, जब नरेंद्र मोदी जी 48 घंटे चुनाव मैदान से बाहर हो गए, अमित शाह जी 3 दिन पहले चुनाव मैदान से बाहर हो गए, दूसरे कामों में लग गए। तो ऐसा होता नहीं था। पहले चुनाव के समय अंतिम समय तक इनकी रैलियां होती थी, रोड शोज होते थे। तो इन्होंने चुनाव में हार तो मान ली, अपने एक्शन से दिखाया। जुबान से कैसे दिखा सकते थे, वो नहीं दिखा पाए। और इससे भी जाहिर होता है कि पहले ऐसा नहीं होता था कि बीजेपी खेमे में कोई लास्ट आवर में शिकार कर ले। ऐसा नहीं होता था, क्योंकि वो लास्ट आवर तक अपनी टीम के साथ जोशो खरोश के साथ मौजूद रहते थे। इस बार निराशा का आलम था, तो लास्ट आवर में अशोक तंवर इधर जंप कर जाते हैं। और ये एक बात हुई। इसका और भी विश्लेषण में जाता है, लेकिन आपके सवाल से हम भटक जाएंगे। तो हम देखें कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया कि ये स्थिति हो गई। बीजेपी को असल में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने हरियाणा प्रदेश बीजेपी को हराया है, ऐसा नहीं है। ये लड़ाई नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने हराया है, हरियाणा की जमीन पर हराया है। अब इसको बीजेपी के नेता इस हार को बोलेंगे कि ये लोकलाइज्ड चुनाव था, लोकल मुद्दों पर लड़ा गया था। लेकिन हम देखें, जवान, किसान और महिलाएं, ये तीन लोग, तीन पकड़े या पहलवान बोलिए, तो ये तीन इशू क्या लोकल मुद्दे हैं? इसको उसमें समझना डंकी पड़ेगा। भी सर, एम्प्लॉयमेंट भी इंटरनेशनल हो गया मैटर तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम मुद्दों को पकड़े, तो क्या महिलाओं का मुद्दा या पहलवानों का मुद्दा सिर्फ हरियाणा का मुद्दा था? ये बीजेपी की सोच है जो बता रही कि ये लोकल मुद्दा था। ये लोकल मुद्दा नहीं था, ये पूरे देश में मुद्दा था। धरती वो हरियाणा की थी जहां ये घटना घटी, जहां इसके लोग जुड़े हुए थे। अब रोजगार का मुद्दा ले लीजिए, जो आपने कहा। अग्निवीर क्या हरियाणा का मुद्दा है? अग्निवीर पूरे देश का मुद्दा था। लेकिन अग्निवीर हरियाणा में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहां के युवा ज्यादा इसमें जाते हैं, राजस्थान के भी जाते हैं, हिमाचल के भी जाते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार सबके जाते हैं। लेकिन एक पैकेज के तौर पर गुस्सा जमा हो रहा था, तो उसमें अग्निवीर भी था। ये लोकल मुद्दा कतई नहीं था। इसका आंसर हरियाणा प्रदेश बीजेपी थोड़ी दे सकती थी, अग्निवीर का नहीं दे सकती। इसका आंसर तो मोदी शाह ही दे सकते थे। तो जवाब मिल नहीं रहा था जनता को। तीसरा मुद्दा किसानों का, 3 कृषि कानून का मुद्दा क्या हरियाणा प्रदेश का बीजेपी तय करेगी? ये भी तो केंद्र सरकार, बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी। यानी ये मुद्दा, इस हरियाणा की धरती पर किसानों का आंदोलन हुआ, सही है, लेकिन मुद्दा हरियाणा का नहीं है, मुद्दा देश का है। तो इस देश के राष्ट्रीय मुद्दों को, जिसको कि रोजगार के तौर पर भी राहुल गांधी ने देखा, लोकल मुद्दा सिर्फ परिवार आइडेंटिटी कार्ड, फैमिली आइडेंटिटी कार्ड, परिवार पहचान पत्र, जिसको कांग्रेस ने परिवार परेशान पत्र कहा, ये विशुद्ध रूप से लोकल मुद्दा था। लेकिन ओवरऑल जो आंसरेबल क्वेश्चंस थे वो मोदी शाह के लिए थे, और मोदी शाह जवाब नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी ढूंढ ढूंढ के जवाब मांग रहे थे, और उसको उन्होंने ये बताया कि हरियाणा के लोग जो प्रदेश से देश ही नहीं विदेश में पलायन कर रहे हैं, और इसके जिम्मेदार तुम लोग हो, जिन्होंने केवल अडानी और अंबानी के लिए नियम बनाए, आम आदमी को इतना मजबूर कर दिया कि 35 से 50 लाख रुपया
पैसे साहूकार से लेके या जमीन बेच करके ये विदेश जाने को मजबूर है, जान जोखिम में डाल करके, जेल जाने की का खतरा मोल लेकर के, इन तमाम जोखिम को उठा के जेल अमेरिका जाने को विवश है। बाप बेटे से अलग है, बाप माँ से अलग है, पत्नी पति अलग है। ये जो दर्द उन्होंने बताया, इसका इसका हरियाणा की जमीन पर वहां के लोगों का पर व्यापक असर पड़ा, बहुत ज्यादा असर पड़ा। तो ये मुद्दा लोकलाइज्ड नहीं है, ये मुद्दा मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी सोल्व नहीं कर सकते थे, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही सोल्व कर सकते थे। तो उनके फेल्योर का खामियाजा भुगतना पड़ा हरियाणा की जनता को, और कांग्रेस ने इस सच्चाई से वाकिफ कराया, राहुल गांधी ने इस सच्चाई से वाकिफ कराया। वो अंतिम 4 दिन जिसके बारे में आप कह रही, राहुल गांधी का जो वहां मूवमेंट हुआ, वो अंतिम 4 दिन इतना प्रभावशाली रहा कांग्रेस के लिए कि चुनाव, ऐसे भी बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी के कारण बहुत पहले से बीजेपी के नेता मान रहे थे कि मुश्किल चुनाव है, फाइट है, इस तरह की बात कह रहे थे। अब वो उस फाइट को एक नई ऊंचाई तक लेकर चले गए राहुल गांधी, जिसके बाद ये चुनाव नतीजे जो हैं, मतलब एक तरह से 20-80 का मुकाबला या 30-70 का मुकाबला बोल सकते हैं। ये हमें 30-70 इसलिए बोल रहे हैं, मेरा अपना तो 20-80 बोलना था, लेकिन 30-70 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि CSDS का जो एक सर्वे सामने आया है, उस सर्वे में ये बताया गया कि हरियाणा में सैनी सरकार से जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है या कामकाज का जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है, उसमें डिससेटिस्फैक्शन 70% है। मतलब 40% बहुत डिससेटिस्फाइड है और 30% डिससेटिस्फाइड है, और 10% न्यूट्रल है। न्यूट्रल भी एक तरह से सरकार के अगेंस्ट ही होता है। तो 70-80 हो गया। तो जिस प्रदेश में 80% सरकार के साथ नहीं है, तो वो सरकार का रिजल्ट कैसे उसके फेवर में हो सकता है? तो ये सर्वे बता रहे हैं, लेकिन आखिरी समय में सर्वे बताते हैं, चुनाव के दौरान नहीं बताते हैं। सर्वे वाले भी बेईमानी करते हैं, और हम बताते हैं कि पहले भी शायद हमने आपसे चर्चा में कहा था कि सर्वे करने वाले आज क्या सो रहे हैं? राहुल गांधी पॉपुलर हैं या नरेंद्र मोदी पॉपुलर है, ये सर्वे क्यों नहीं लाते? सारे सवाल का आप सर्वे लाते, तो कौन पॉपुलर नहीं लाते? आपके पास सर्वे है, आप बताते नहीं हैं, आप छिपाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने पॉपुलैरिटी में नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ दिया है। सिर्फ हरियाणा में नहीं, पूरे देश में। आप जाके यूपी का भी नतीजा हमारे पास है, CSDS ने बताया था लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी से ज्यादा थी। ये तो सर्वे की रिपोर्ट थी। हरियाणा में भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे भी डाटा कांग्रेस ने भी जारी किया था। फिर तो आप पूरे देश का, साउथ में राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी से ज्यादा है। जब उत्तर प्रदेश में पिछड़ गए तो देश के बाकी हिस्सों में भी यही नतीजे होंगे। तो क्यों होंगे? ये सिर्फ हरियाणा का चुनाव नहीं था। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट पर बोल रहे हो, चाहे अग्निवीर पर बोल रहे हैं, और वो बताने की सारी पॉलिसी ये अंबानी अडानी बना रहे हैं, तो ये सिर्फ हरियाणा के लिए थोड़े बोल रहे हैं, ये पूरे देश के लिए बोल रहे हैं। जब वो कह रहे हैं कि 90% जनता विकास में भागीदार ही नहीं है, तो वो सिर्फ हरियाणा के लिए थोड़े बोल रहे हैं, पूरे देश के लिए बोल रहे हैं। जातीय जनगणना सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं बोल रहे हैं, पूरे देश के लिए बोल रहे हैं। तो इसीलिए ये राष्ट्रीय मुद्दे पर ये नरेंद्र मोदी की हार है, ये सिर्फ हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव नहीं है। जम्मू कश्मीर में जब स्टेटहुड का सवाल उठाते हैं कि स्टेटहुड देना पड़ेगा, तो स्टेटहुड छीना किसने? ये क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर का सवाल हुआ? ये राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी या नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय नीति जिसमें जम्मू कश्मीर आता है उसका सवाल है, और उस सवाल को उन्होंने जम्मू कश्मीर की धरती पर उठाया। ये है फर्क। जी, एक बात जो आपने कही वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी सर। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पहले ही हार मान ली। बीजेपी के नेताओं को तो गलियों में घुसने नहीं दिया जा रहा था, ये तो समझ में आया। और नरेंद्र मोदी की रैलियां भी फ्लॉप रही, वो एग्रेसिवनेस भी नजर नहीं आई। अमित शाह तो नजर आके भी कहीं नजर नहीं आए, तो सरेंडर कर दिया था इन्होंने, मान के चले। देखिए, सरेंडर करना से अच्छा वर्ड है मैदान छोड़कर भाग जाना। हाँ, ये पीठ दिखाकर भाग गए। सरेंडर करते तो हरियाणा के अपने साथियों को
भी सरेंडर करने के लिए बोलते हैं। उन्होंने तो पूरी इज्जत के साथ में लड़ाई लड़ी। हरियाणा बीजेपी ने तो पूरे प्रतिष्ठा के साथ, अपनी क्षमता के साथ लड़ाई लड़ी। उनको ठीक है। बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप का साथ नहीं मिला, ये मूल बात है। अगर जिस जी। तरीके से कांग्रेस के नेशनल लीडरशिप का साथ हरियाणा को मिला, वैसा साथ बीजेपी के लोकल लीडरशिप को नहीं मिला, सेंट्रल लीडरशिप का। इसीलिए हम कहते हैं ये हरियाणा के लोकल लीडरशिप की लड़ाई नहीं थी, उसकी जीत हार नहीं है, ये बीजेपी और कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप की लड़ाई थी। सरकार कैसे बनाने की और एक सरकार चलाने वाले की, जिसका नेतृत्व सेंट्रल लीडरशिप कर रहा था, उसके बीच लड़ाई थी। और ये मोदी की हार और राहुल की जीत के तौर पर देखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। अब जो आप शुरू में कह रहे थे, ये स्क्रिप्ट क्या सच में राहुल गांधी के कार्यक्रम में 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद शामिल हुई? क्योंकि बीजेपी के कार्यक्रम में थे अशोक तंवर, मैं अशोक तंवर पर आना चाहती हूँ सर, और कुमारी शैलजा पर भी। क्या सच में ये सिर्फ 1 घंटे में हुआ या 1-2 दिन में हुआ, या फिर स्क्रिप्ट पहले लिखी गई थी, डिजाइन ऐसे हुआ कि बीजेपी शैलजा तक उलझी रह जाए, दलित दलित करती रह जाए, सीएम पद भी ऑफर कर दिया और इधर हमें आप अशोक तंवर को उड़ा ले जाए? ये क्या हुआ था सर एक्चुअली? देखिए, कुमारी शैलजा को मुद्दा बीजेपी ने बनाया। कुमारी शैलजा का कांग्रेस में अपमान हो रहा है, ऐसी बातें वो रोज प्रचारित करने लगी। दलितों को कांग्रेस इस्तेमाल करती है और हिस्सेदारी नहीं देती है, ये बीजेपी ने नैरेटिव बनाने की कोशिश की। अब इस नैरेटिव की काट क्या हो सकती थी? एक तो कुमारी शैलजा ने स्वयं इसको गलत ठहराया और बताया कि हम कांग्रेस से वैसे ही विदा होंगे तिरंगे में लिपटकर जैसे मेरे पिताजी विदा हुए थे। यानी अपनी निष्ठा जताई और उन आरोपों को एक तरह से खारिज करने का प्रयास किया। फिर भी ये खारिज कुमारी शैलजा के स्तर पर नहीं हो सकता था। अगर भूपेंद्र हुड्डा भी बोलते तब भी ये खारिज नहीं होता। लोग कहते कि ये चुनावी फायदे के लिए झूठी बातें बोल रहे हैं या झूठा भरोसा दिला रहे हैं, क्योंकि जनता में भ्रम यही फैलाया जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि भूपेंद्र हुड्डा जो कि जाट नेता हैं और वो कुमारी शैलजा जो कि दलित नेता हैं, उनको एकोमोडेट करना नहीं चाहते, उनके लिए कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, वही बाधा है, वो इनको राजनीतिक रूप से खारिज करने में लगे हैं। अब इस नैरेटिव को तोड़ना राहुल गांधी का काम था, मल्लिकार्जुन खड़गे का काम था, इन दोनों का काम था। इसमें राहुल गांधी ने लीड ली। उन्होंने कुमारी शैलजा को जिस दिन घटना घटी अशोक तंवर के कांग्रेस में आने की, उस दिन सुबह में कुमारी शैलजा को दिल्ली बुलाया राहुल गांधी ने और उनको बताया कि हम अशोक तंवर को पार्टी में लेने जा रहे हैं। उनसे क्योंकि कोई नाराजगी भी होती, कुमारी शैलजा ने लोकसभा चुनाव में अशोक तंवर को हराया था, तो एक स्वाभाविक प्रतिद्वंदी थी, पहले भी वो पार्टी में रहे थे, तो इसलिए उनको विश्वास में लिया। और मुझे नहीं मालूम कि भूपेंद्र हुड्डा जी या दीपेंद्र हुड्डा जी को भी विश्वास में लिया गया कि नहीं, हो सकता है लिया गया होगा, लेकिन वो कहानी सामने नहीं है। तो ये करने के बाद आप जाहिर है कि वो 1 घंटे की कहानी नहीं हुई, कम से कम सुबह से तो गतिविधि चल ही रही थी कि राहुल गांधी कुमारी शैलजा को बुला रहे हैं और उस बाबत बात कर रहे हैं। तो हाँ, लोगों को पता नहीं था। वहां ये हुआ, ये अशोक तंवर ने अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बीजेपी के लिए वोट मांगे और वहां से जैसे राहुल गांधी का भाषण खत्म हुआ, यहाँ पहुंचे हुए थे नीचे और मंच पर चढ़ गए कॉल आते साथ। तो ये इनके बीच का एक तारतम्य था, तरीका था, पैटर्न था चौंकाने वाला कि राहुल गांधी की रैली में और आखिरी समय में ऐसा हो। तो इससे क्या हुआ, वही जहां से हम बात शुरू कर रहे थे कि कुमारी शैलजा के माध्यम से जो दलित वोट पर अटैक हो रहा था, जो दलित वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है, संविधान बचाने के नारे के तहत राहुल गांधी ने जो मुहिम छेड़ी है, तो उससे बीजेपी को बहुत बड़ा इलेक्टोरल लॉस दिख रहा था और हुआ भी है। तो उससे बचने के लिए दलितों में एक भ्रम पैदा करना उनकी रणनीति थी। तो उसकी काट के लिए आप कुमारी शैलजा के लिए बोल रहे थे, देखो आपके यहाँ से अशोक तंवर भी आ गए हमारे पास, आपने अशोक तंवर को क्यों नहीं मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया? अगर आपको कुमारी शैलजा की इतनी ही चिंता थी,
ये सवाल भी खड़े हो गए। तो दलितों के बीच में बहुत तेजी से ये विमर्श गया। अशोक तंवर ने अपील भी की कि और दलित वोट्स, इसी बीच कुमारी शैलजा ने कहा कि मुख्यमंत्री पर मेरा दावा है। अब इस दावे को कहवाया गया, इस दावे को इसलिए कहलवाया गया ताकि दलित वोट हिले नहीं, उनको लगे कि हमारी मुख्यमंत्री का दावेदार यही है, शैलजा है, और शैलजा सही बोल। अगर कुमारी शैलजा बोलती कि देखो हमको मुख्यमंत्री बनने नहीं दे रहा है, अगर रोने वाले अंदाज में बोलती, तो फिर दलित वोट कांग्रेस से भाग जाता, नाराज हो जाता। कुमारी शैलजा ने कहा कि यहाँ इस पद पर हमारा अधिकार है, आला कमान जरूर तय करेगा, लेकिन मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ा दावा है और मैं स्वाभाविक दावेदार हूं। ऐसा कह करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दलितों के बीच सपने को जिंदा रखने का एक नैरेटिव खड़ा किया गया कांग्रेस की आला कमान से, माने परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। ये राजनीति है थी कि कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी को बारंबार ठोका और इंटरव्यूज दिए, दबा के इंटरव्यूज दिए, लास्ट तक इंटरव्यूज दिए और अड़ी रही अपनी बात पर स्माइल के साथ। तो ये स्क्रिप्ट का रचयिता राहुल गांधी है, क्योंकि लास्ट में मैंने देखा जिस दिन अशोक तंवर शामिल होते हैं उस दिन चाहे बीवी श्रीनिवास हो या फिर दीपेंद्र हुड्डा हो या और कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने राहुल गांधी की वो संविधान वाली तस्वीर पोस्ट की थी सर ट्विटर पे, जो कि पूरे यूपी जनरल इलेक्शन में जबरदस्त तरीके से वायरल हुई थी। तो वो जो स्पेशली मुझे लगता है साइकोलॉजिकली कार्ड खेला गया। बहुत रणनीति के तहत बीजेपी भी रणनीति चल रही थी कुमारी शैलजा पर, और बीजेपी की रणनीति के कारण कुमारी शैलजा को महत्व मिला, उनका महत्व बढ़ा, ये एक परिस्थिति बनी। कांग्रेस ने भी उनको और महत्व दे करके एक तरह से बीजेपी के हमले की काट की, और इस तरह ये काट राहुल गांधी के स्तर पर ही हो सकता था, भूपेंद्र हुड्डा ये काट नहीं खेल सकते थे। वो बोलते भी कि कुमारी शैलजा जी का सम्मान है, और उन्होंने बोला भी, तब भी लोग उनकी बातों को संदिग्ध नजर से ही देख रहे थे। वो कोई चुनाव बदलने वाला बयान नहीं कहलाता, लेकिन राहुल गांधी ने जो रणनीति चली उसके हिसाब से चुनाव ही बदल गया। फाइनल कंक्लूजन सर, बहुत समय की बंदिश भी होती है। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने डरा दिया है, क्योंकि हरियाणा के नतीजों का असर महाराष्ट्र पर होगा, झारखंड पर भी होगा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का, और फिर असर बिहार तक जाएगा और फिर सरकार तक जाएगा, केंद्र की सरकार तक। आपको लगता है कि मोदी जी जिन बैसाखियों पर है वो डगमगा सकती है? आपने जितनी बातें कही उसमें एक बात जो छूट गई वही सबसे महत्वपूर्ण है, और वही कि सबसे ज्यादा असर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जाएगा। इस हार का सबसे ज्यादा असर बीजेपी में अध्यक्ष कौन होगा इस पर होगा। नरेंद्र मोदी को रिटायर होना चाहिए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बीजेपी को अब उस मुकाम पर ला दिया है जहां से बर्बादी ही बर्बादी है, बहुत उपयोग हो गया। अब बीजेपी को मोदी शाह से छुटकारा पाना चाहिए, अदरवाइज बीजेपी एक के बाद एक राज्य हारती चली जाएगी। ये सोच बीजेपी के भीतर मजबूत होगी और लीडरशिप के खिलाफ में एक बुलंद आवाज अब सामने आएगी। इस हार का और आने वाले समय में जो हार सामने दिख रही है, जो होगी ही होकर रहेगी, तो उसके हिसाब से बीजेपी अब सशंकित हो गई है, क्योंकि वो उनको भी दिख रहा है कि हम यहाँ तो हारे ही हैं और वहां भी हारेंगे। एक पैकेज के ही तौर पर सब लोग एनालाइज भी कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर तो हारे, समझ में आता है, हरियाणा क्यों हारे समझ में नहीं आता। इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी हम टैकल नहीं कर सके, वहां भी हार दिख रही है। झारखंड में भी वही हाल है, हो सकता है मार्जिन ज्यादा हो कम हो, लेकिन वहां भी कोई आसान रास्ता नहीं है। बिहार में भी हार ही दिख रही है, दिल्ली चुनाव में भी हार ही दिख रही है। तो ऐसे में बीजेपी का लीडरशिप बदलना वैसे ही जरूरी है जैसे मोदी शाह ने हर स्टेट में समय रहते लीडरशिप बदला चुनाव लड़ने के लिए। तो पूरा रात में जैसे निपटा देते थे मुख्यमंत्री को, वो प्रयोग उन्होंने उत्तराखंड में किया था सर, गुजरात में किया था, हरियाणा में भी कोशिश की और कहा गया कि सैनी बलि का बकरा बन गए। वरना तो मनोहर लाल ने जिस तरह से कुशासन चलाया और जिस एरोगेंस राजा वाले तरीके से सब पे लाठी चार्ज, वो भारी पड़ गया। अब देखिए क्या रहता है सर, आपने समय निकाला, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और
आगे आगे देखते हैं क्या रहता है। उम्मीद करते हैं दर्शकों को हमारी ये रोचक चर्चा पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चेक पोस्ट न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।